हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल वैन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक योजना चलती है जिसका नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो इस योजना के अंतर्गत ही मोबाइल वैन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और ये जो मोबाइल वैन प्रोग्राम है, इसमें उपभोक्ताओं तक ताजा जैविक उत्पाद पहुंचाए जाएंगे, यानी कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो उपभोक्ताओं तक एक वैन के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। मान लिया ऑर्गेनिक तरीके से कोई फल उगाए गए हैं, उनको उपभोक्ताओं तक इस वैन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चलती है, इसका उद्देश्य है खेती की लागत को कम करना, आय में वृद्धि करना और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। चलिए दोस्तों, अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन एक राज्य के रूप में 25 जनवरी 1971 को हुआ था। कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। जो शीतकालीन राजधानी है वो धर्मशाला है। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पर असेंबली की सीटें हैं 68, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। तो ये बेसिक जानकारी है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिमक्राफ्ट किया है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है और हिमाचल प्रदेश ने मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का अभी हाल ही में आयोजन किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और उस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 52। तो अभी हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक 52 है। और दोस्तों, ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें 121 देशों को शामिल किया गया था। पिछले साल की रैंक की बात करें भारत की तो वो 59वीं रैंक थी, यानी इस साल 7 अंकों का फायदा हुआ है भारत को। इस सर्वेक्षण में सिंगापुर और सऊदी अरब को शीर्ष स्थान दिया गया है। और दोस्तों, इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि भारत में इंटरनेट सबसे तेज तो नहीं है लेकिन अत्यधिक स्थिर है। इसके अलावा ये जो सर्वे तैयार किया जाता है इसमें 5 पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। पहला पॉइंट है इंटरनेट क्वालिटी, दूसरा पॉइंट है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, तीसरा पॉइंट है ई इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा पॉइंट है ई गवर्नेंस और 5वां पॉइंट है ई सिक्योरिटी। तो इनके आधार पर यह सर्वे तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में बात करें तो भारत की रैंक 16 है। ई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की रैंक 91 है। इंटरनेट सामर्थ्य में भारत की रैंक 28 है। ई गवर्नेंस में भारत की रैंक 25 है और ई सिक्योरिटी में भारत की रैंक 66 है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 2023 के कुछ प्रमुख इंडेक्स और उनमें भारत की रैंक। जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 161 है। वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में भारत का चौथा स्थान है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 66 है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो 77 है। वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 127 रैंक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की 108वीं रैंक है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में 126वीं रैंक है
और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की 40वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और दोस्तों, ये जो सम्मेलन हो रहा है इसका आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, और एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से किया जा रहा है। इसका आयोजन 20 और 21 सितंबर तक किया जाएगा। और दोस्तों, इस सम्मेलन में मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान चेयरपर्सन है इसके अरुण कुमार मिश्रा। और दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका काम है संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों की रक्षा करना, यानी जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रक्षा करने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। हमारे ह्यूमन राइट्स क्या हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ऐसे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं संविधान में, तो उनकी रक्षा करने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, एक दिवस आप याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा धनंजय जोशी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में धनंजय जोशी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संदीप गिरोत्रा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन की, तो इसका गठन 2010 में किया गया था और भारत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसे रजिस्टर्ड किया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। जैसे गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मदन लाल रैगर कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं। ऋतिक रोशन मोबी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की उपाध्यक्ष बनी हैं। राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पीआर शेषाद्री साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। आर माधवन एफटीआईआई पुणे के अध्यक्ष बने हैं और मनोज यादव आरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला ने। दोस्तों, सबसे पहले आप ये झींगा देखिएगा। झींगा एक जलीय जंतु है। इसका उपयोग लोग खाने में करते हैं और ऐसे राज्य जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे किसान इसका प्रोडक्शन करते हैं। तो इन्हीं किसानों के लिए ये बीमा योजना शुरू की गई है। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत गुजरात के नवसारी में की गई है और शुरुआत किसने की है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। और यह जो बीमा योजना है ये कृषि बीमा कंपनी के द्वारा तैयार की गई है और इस योजना में झींगा उत्पादक बीमा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश है। गुजरात की बात करें तो 10,000 हेक्टेयर भूमि पर झींगा पालन किया जा रहा है। दोस्तों, अब हम कृषि उत्पाद और उसमें विश्व में पहली रैंक किसकी है और भारत में पहली रैंक किसकी है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे चावल प्रोडक्शन में चाइना पहले स्थान पर है और भारत में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। गेहूं और आलू में चाइना पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है भारत में। मक्का में दुनिया में अमेरिका पहले स्थान पर है। कर्नाटक भारत में पहले स्थान पर है। दलहन में भारत पहले स्थान पर है और भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मूंगफली की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर है पूरे विश्व में और गुजरात पहले स्थान पर है भारत में। गन्ना की बात करें तो ब्राजील पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है भारत में। जूट के प्रोडक्शन में भारत पहले स्थान पर है और पश्चिम बंगाल भारत में पहले स्थान पर है। तंबाकू की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर है
और भारत में तंबाकू के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो अपूर्व चंद्रा ने किया है। दोस्तों, I&B सचिव अपूर्व चंद्रा ने पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अभी हाल ही में अनावरण किया है। और दोस्तों, यह जो पुस्तक है ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर आधारित है, यानी G20 प्रेसिडेंसी की जो पूरी यात्रा है उसके बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। बात आई है यहाँ पर पुस्तक की, तो दोस्तों 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। जैसे गवर्नर पेड टू गवर्नर हाउस पुस्तक को लिखा है PS राम मोहन राव ने। स्नैक्स इन गंगा पुस्तक को लिखा है राजीव मल्होत्रा एवं विजय विश्वनाथन ने। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक को लिखा है KM चंद्रशेखर ने। मुंडिका उपनिषद पुस्तक को लिखा है डॉक्टर करण सिंह ने। स्मोक एंड एसेज पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने। द चिपको मूवमेंट पुस्तक को लिखा है शेखर पाठक ने। तो ये है 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर हो जाएगा WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाई ब्लड प्रेशर पर वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो पूरी दुनिया को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो दुनिया भर में 3 में से 1 वयस्क व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस रिपोर्ट में हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हर 5 में से 4 लोगों का पर्याप्त इलाज नहीं किया जाता है, ये भी बताया गया है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक, दिल का दौरा, दिल की विफलता यानी हार्ट फेलियर और गुर्दे की क्षति और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। 1990 से 2019 के बीच हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग 650 मिलियन से बढ़कर 1.3 बिलियन हो गए हैं। यानी दोस्तों 2019 तक के आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों थोड़ा सा आप रिकॉल करिएगा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को। ये योजना जो है तमिलनाडु में चलती है। तो जो तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की गई है, ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो कि तमिलनाडु की योजना है उसी योजना से इंस्पायर है। तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और यह जो स्कीम है ये 24 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। दशहरा उत्सव पर तेलंगाना सरकार स्कूली बच्चों को यह तोहफा देने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ साथ अच्छा पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराना है। दोस्तों इस योजना की शुरू होने से सरकार पर 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। योजनाओं की बात आई है तो अमृत महोत्सव FD योजना IDBI बैंक के द्वारा शुरू की गई है। बाढ़ राहत सहायता योजना बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, विट्ठल रुक्मणी बारकरी योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, सुगम्य सहायक योजना दिल्ली के द्वारा, आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के द्वारा, मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा और सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। तो दोस्तों 20 सितंबर को उड़ीसा में नुआखाई त्योहार मनाया गया है और यह जो त्योहार है यह एक वार्षिक फसल उत्सव है। नए चावल के मौसम के आगमन के रूप में इसे मनाया जाता है। आमतौर पर गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इसको मनाया जाता है। दोस्तों यह त्योहार ओडिशा के अलावा झारखंड राज्य में भी मनाया जाता है। दोस्तों अब हम कुछ प्रमुख त्योहार डिस्कस करते हैं, जैसे सरहुल त्योहार झारखंड में, गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में, बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में, उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में
और हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के साथ स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं की रोजगार की क्षमता को बढ़ाना और उन्हें भविष्य में नौकरी बाजार की चुनौतियों के लिए तैयार करना। इस पहल के द्वारा 60,000 ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? कर्नाटक में। नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 33%। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने किस देश के सीनियर डिप्लोमेट को भारत छोड़ने के लिए कहा है? कनाडा। ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने। उड़ान भवन का उद्घाटन कहां किया गया है? दिल्ली में। पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ कौन बने हैं? निहार मालवीय। अत्रेयापुरम उथारेकुला किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंध्र प्रदेश। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने जीता है। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न खेलों में खिलाड़ी की संख्या को, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11, खो खो में 9, कबड्डी में 7, पोलो में 4, लॉन टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2, फुटबॉल में 11, बेसबॉल में 9, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, टेबल टेनिस में 1 या 2 और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था ओम बिरला। तो सभी ने इसका आंसर ओम बिरला बताया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाए, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, शिव प्रताप शुक्ल किस राज्य के राज्यपाल हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।